दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत नेट योजना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसके अंतर्गत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है। इसकी पूरी फंडिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से होगी, जिसमें सभी टेलीकॉम ऑपरेटर सहयोग करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, यानी सी दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र के वैश्विक बाजार में भारत की लगभग कितनी हिस्सेदारी है? तो आपका जो है डी ऑप्शन सही होता है, 3%। करतारपुर गुरुद्वारा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्न में से कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोगी दवा कौन सी नहीं है? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफ़ी चर्चा में थी, ये कोविड-19 से रिलेटेड है, आप जानते ही होंगे। फेविपाइराविर ये भी है, डेक्सामेथासोन ये भी है। ये डाइक्लोवायरस जो है, ये आपका जो टिड्डों दल का हमला हो रहा उनसे लड़ने के लिए पेस्टिसाइड है ये एक। तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो अब हम चलेंगे अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। तो हमारा आज के समाचार पत्र में सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिफिटिंग रिप्लाई गिवन टू दोज कोवेटिंग आवर टेरिटरीज, सेज प्राइम मिनिस्टर। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कुछ बातें कही, उसमें जिसमें जो है बताया उन्होंने कि हमारा देश इस वर्ष काफ़ी आपदाओं से जूझ रहा है। जिसमें उन्होंने पहले बताया कोविड-19 एक गंभीर समस्या थी, उससे हमें लड़ने के काफ़ी हम लड़ भी रहे हैं। उससे बाद दूसरी समस्या थी कि जो आपका 2 चक्रवात आए, भीषण चक्रवात, आपका एक अम्फान चक्रवात सुपर साइक्लोन और एक आपका निसर्ग चक्रवात। तो ये दोनों चक्रवातों का भी उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद बताया कि तीसरी उस पर भी एक बड़ी समस्या आई कि जो आपका भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है इतने दिनों से, इसमें हमारे 20 भारतीय जवान भी शहीद हो गए। तो इस बात पे बताया कि जो है प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भारत हमेशा से सदियों से कई चुनौतियों से लड़ा है और लड़ के उसने विजय प्राप्त की है, अपनी शक्ति का एहसास कराया है। और बताया जो है भारत चीन सीमा गतिरोध के बारे में बताया कि हमारे जवानों ने न केवल उनको अपने सीमा में आने से रोका, बल्कि उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया, और मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं, आँख में आँख मिलाकर बात करना भी जानते हैं और जवाब भी देना जानते हैं। तो ये थी मोदी जी के मन की बात के पूरा सार, जो कल उन्होंने अपना उस रेडियो के माध्यम से शेयर किया था। अगली न्यूज़, बी अवेयर यू आर अंडर हैम ऑपरेटर्स वॉच। तो बेंगलुरु में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनको जो रेगुलेट करने के लिए हैम ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। तो हैम क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, इसको हम जानेंगे। आपका हैम क्या है? एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, रेडियो तरंगों पे काम करता है, जो बच्चों को खेलने का भी होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कभी क्या, तो थोड़ी सी दूरों के, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो पुलिस ऑपरेटर्स यानी जो पुलिस लोग यूज लिए रहते हैं, अपना वॉकी टाकी जैसा रहता है, तो जो वॉकी टाकी होता है बच्चों को डिवाइस, उसे ही हैम बोलते हैं। तो उन हैम ऑपरेटर्स को पहले के ज़माने में यूज किया जाता था, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है कि वाईफाई कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, तो इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो लेकिन अभी इन हैम ऑपरेटर्स ने एक 260 लोगों का समूह बना के, वॉलंटियर्स का ग्रुप बना के बेंगलुरु में कोविड-19 की जो लोग रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो इसलिए हैम टेक्नोलॉजी काफ़ी चर्चा में आई। ये चीज़ आपको जानना है, हैम टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जो ऑपरेट की जाती है। अगली नीचे, टेंस स्टैंड ऑफ कंटिन्यूज अलॉन्ग द LAC। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अभी भी जो स्टैंड ऑफ है, वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है, ये चीज़ बताई जा रही है। हालांकि मेजर जनरल स्तर वार्तालाप हो गई है और इस सिचुएशन को डिस्केलेशन करने के लिए एक मत भी बन गए हैं दोनों लोग, लेकिन अभी भी किसी देश की सीमाएं पीछे नहीं जा रही हैं। तो ये न्यूज़ में बताया जा रहा है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, प्रूफ ऑफ प्लांटिंग ट्रीज मस्ट फॉर अवेलिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक ज़िला है जजपुर ज़िला, जहाँ पर ये बताया गया है, एक नियम बनाया गया है, किसी को भी अगर बंदूक का लाइसेंस पाना है या फिर कुछ और सर्विसेज हैं, जैसे कि किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है या फिर माइनर मिनरल की खदान के लिए लाइसेंस लेना है, क्रशर यूनिट को स्थापित करना है, नई गाड़ी को खरीदना है, तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहली प्री कंडीशंस है कि कुछ पेड़ आप लगाइए, उसका वीडियो या उसका फोटो प्रूफ आप दिखाएंगे, तभी आपको इससे लाइसेंसेस मिलेंगे। तो जैसे बताया जा रहा है इसमें कि अगर आपको एक लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस लेना है, तो सारे कंडीशंस को तो फुलफिल करिए, उसके साथ ही साथ 10 पेड़ आप लगाइए और उसका प्रूफ भी दीजिए आप। अगर किसी बंदूक का लाइसेंस रिन्यू कराना है तो आपको 5 पेड़ लगाने होंगे। तो ये आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत एक अच्छा जो है प्रयास उड़ीसा सरकार का जो है काफ़ी सराहनीय प्रयास है, इसको हमने जाना। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशंस फोस्टर्स नॉन ट्रांसपेरेंसी इंकरेजेज इन्वायरमेंट वायलेशंस। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन, हमने बात की थी इसको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान आया था। 2006 में इसके लिए रूल्स जो जारी किए गए थे, उन्हीं के आधार पर पर्यावरण प्रभाव आकलन अभी तक किया जा रहा था। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है, हम फिर से एक बार जान लेंगे। तो ये आपका कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर जब शुरू होने वाला होता है, तो उस प्रोजेक्ट के लगने से, शुरू होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन किया जाता है। तो अगर उसी पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा तो उस प्रोजेक्ट को या उस इंडस्ट्री को मंजूरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई पर्यावरण एक गंभीर समस्या है और क्लाइमेट चेंज हम जानते हैं कितना हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो ये काम ये काम है EIA का, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। तो अभी क्या बदलाव किए गए हैं, अभी जो है जो 2006 की गाइडलाइंस थी उनको चेंज करके 2020 में नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाए गए हैं, उसमें कुछ संशोधन करने की बात की गई है। संशोधन क्या कर रहे हैं कि जो EIA होता है, पर्यावरण प्रभाव आकलन होता है, उसमें जो पब्लिक होता है उनकी राय भी ली जाती है। तो उस राय के समय को कम कर दिया गया है, यानी कि जो पहले लगभग 1 महीने से ज़्यादा होता था, अब क्या किया गया है, उसे काफ़ी कम कर दिया गया है। और जो लोगों की आपत्तियां होंगी, वो पहले 30 दिन तक लोग अपनी आपत्ति फाइल कर सकते थे, अब उसे केवल 20 दिन ही कर दिया गया है। इससे जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो विरोध जता रहे हैं कि भाई इससे तो लोगों को, एक तो लोग जागरूक भी नहीं है, आपने समय भी कम कर दिया है, तो लोग आपत्ति भी कम दर्ज कराएंगे। तो ये आप एक तरह से इंडस्ट्री को फेवर कर रहे हो, पर्यावरण को नुकसान पर्यावरण का बिना ध्यान देते हुए इंडस्ट्री के पक्ष में आप तो लॉ बना रहे हो। इंडस्ट्री बायस्ड लॉ है, पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे इससे, तो ये इस पर आपत्ति जताई जा रही है। हमने इस पर जाना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और कैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अभी अमेंड करने की बात की जा रही है। नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किए गए हैं 2020 के। तो ये चीज़ हमने जाना। अगली, ये हमारी आपकी एडिटोरियल डिस्कशन है, एडिटोरियल है। अगली न्यूज़ है आपकी, नो एक्सटॉर्शन ओनली लेजिटिमेट टैक्सेस लेविड सेज NSCN-IN। तो नागालैंड में एक संस्था चलती है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मुइवा। तो ये एक संस्था जो है नागालैंड में, एक आपका कट्टरपंथी संस्था, चरमपंथी संस्था है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है नागालैंड में, जो पैरेलली नागालैंड गवर्नमेंट के काम करती है और ये टैक्सेस भी अपने आप से लगाते हैं। तो इस पर क्या हुआ था, जो यहाँ नागालैंड के गवर्नर है RN रवि, इन्होंने आपत्ति जताई थी और नागालैंड के मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि नागालैंड में एक समानांतर सरकार चल रही है NSCN-IM के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा, ये अपना कर वसूल करते हैं, जिससे वहाँ पर व्यापार लगभग 2 गुना महंगा हो जाता है, और जो ट्रेड होता है वो, मतलब उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका चार्ज डबल हो जाता है। इससे क्या है, वहाँ का डेवलपमेंट रुक रहा है, क्योंकि कुछ पैसा सरकार के हाथ में, एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो आय का है वो सरकार के हाथों से छूट जा रहा है। तो इसलिए ना रोड डेवलपमेंट हो पा रही, ना वहाँ पे विलेज डेवलपमेंट हो रही। तो डेवलपमेंट से इसलिए भी नागालैंड पीछे है। तो अभी क्या हुआ है, तो इससे उनका इशारा था कि जो NSCN-IM है उस पर चोट पहुँचाने का। तो 1997 के बाद से, देखिए उससे पहले काफ़ी हिंसात्मक गतिविधियों में भी NSCN-IM इन्वॉल्व रहता था, संलिप्त रहता था। लेकिन 1997 में भारतीय सरकार और जो है NSCN-IM के बीच में सीज फायर साइन हुआ था कि भाई अब आप जो है हिंसक गतिविधियां नहीं करें, 1997। उसके बाद से ये एक समानांतर सरकार जैसे वहाँ पे चला रहे हैं, वहाँ पर टैक्सेस लेते हैं, वहाँ पर कर वसूलते हैं और बजट भी पेश करते हैं NSCN-IM वाले लगभग हर समय, मार्च के समय में, और नए टैक्स रेट्स भी अप्लाई करते हैं। तो वही अभी NSCN-IM ने जो है स्टेटमेंट इशू किया है और बोला है कि हम लोगों के बिहाफ पे, जो नागालैंड में रहने वाले लोग हैं, हम उनका समूह है, हम कोई आतंकवादी संगठन नहीं है या कोई इलीगल ग्रुप नहीं है, हम नागालैंड में रहने वाले वासियों का समूह है और ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब वो कुल मिलाकर अपनी अस्तित्व की सत्यता की बात बता रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है वो नागालैंड में रहने वाले लोगों से डिराइव होती है, इसलिए हमें अधिकार है कि हम टैक्सेस ले सकें। तो वो अपने पोजीशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, हालांकि वो तो अपनी जस्टिफाई करेंगे। तो इस पर जो है नागालैंड के गवर्नर ने आपत्ति जताई थी, तो अभी उस पर NSCN-IM ने स्पष्टीकरण दिया है। अगली न्यूज है आपका, PTI वाज जस्ट डूइंग इट्स ड्यूटी सेज IWPC। जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसने जो चाइना के एक एम्बेसडर का जो है एक लिया था, स्टेटमेंट लिया था, एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें चाइना के एम्बेसडर ने इंडिया को ब्लेम किया था, जो भारत चीन सीमा पर समस्याएं हैं, टेंशन सभी हैं। तो इसके बाद ही जो प्रसार भारती न्यूज, जो इंडियन न्यूज एजेंसी है, प्रसार भारती गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी है, उसने
पीटीआई को धमकी दिया था कि अगर आपको यही करना है, मतलब हम सब आपको फंडिंग देते हैं, आपके मेंबर हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, और उसके बजाय आप हमारी फंडिंग का प्रयोग कर रहे हैं इंडिया के हित के खिलाफ ही जाकर, तो ये चीज़ बताया। तो उसके सफाई में पीटीआई ने कहा है कि पीटीआई अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसका ड्यूटी क्या है कि जब कोई भी गतिरोध हो रहा है, कोई भी न्यूज़ आ रही है, तो न्यूज़ को ऑनेस्टली वो कवर करे और दोनों पक्षों का मत रखे। तो दोनों पक्षों का नहीं, दूसरे पक्ष चाइना का भी पक्ष रखने का प्रयास किया है। अगली न्यूज़ है रसिया एग्रीज टू स्पीड अप डिफेंस डील्स। तो जो है भारत जो है भारत के जो भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी, वो रूस के 75वें विक्ट्री डे परेड में शामिल होने गए थे। तो विक्ट्री डे परेड क्यों मनाया जाता है? तो उस दिन रूस जो है इससे जर्मनी जो नाजी फोर्सेस थे उन पे विक्ट्री का दिन सेलिब्रेट करता है। तो 75वीं वर्षगांठ थी। उसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर गए थे। तो उन्होंने भी कई चीज़ें वहाँ चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो लगभग 2021 के अंत तक डिलीवर कर देगी रूस हमको। तो S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है, इस चीज़ को हम जानेंगे। जैसे देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी डेवलप होती जा रही है। तो हो सकता है कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी दुश्मन देश हैं जो हमसे जलते हैं या किसी कारणवश हम पे हमला कर सकते हैं, तो ऐसे में एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। तो S-400 मिसाइल सिस्टम वही है कि इसको डिप्लॉय करने के बाद जिस क्षेत्र में डिप्लॉय हो जाएगी वहाँ पर कोई भी मिसाइल अगर छोड़ी जाती है उसके आसपास क्षेत्र में, तो वो 400 किलोमीटर के क्षेत्र में जाके उसको हवा में ही उस मिसाइल को ख़त्म कर देगा, यानी कि उसका प्रभाव धरती पर नहीं आने देगा। तो ये हमको मिसाइल से डिफेंड करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसको हम रसिया से खरीदने जा रहे हैं। हमारी डील भी हो गई है और पहली जो है S-400 मिसाइल सिस्टम 2021 के अंत तक आ जाएगी। ये रक्षा मंत्री जी ने वहाँ पर जाके एश्योर किया। और दूसरी बात, वहाँ पे 2 डील और है हमारी। AK-203 असॉल्ट राइफल्स, जो आप AK-47 AK-56 नाम से जानते हैं, तो उसी सीरीज की AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं। इनका लगभग 7.5 लाख राइफल का दोनों को डील हुई थी भारत और रूस के बीच में, जिसमें ये बात हुई थी कि 1 लाख राइफल जो है इंपोर्ट की जाएंगी और 6.5 लाख राइफल जॉइंट वेंचर बना के, इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर बनाकर यहाँ पर मेड इन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। कहाँ पर? अमेठी में एक जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का एक वो है प्लांट है कोरवा में, HL कोरवा में। तो अमेठी ज़िले में बनाई जाएगी, ये चीज़ बताया इन्होंने। तो हालांकि इस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठ रहा था क्योंकि ये मतलब काफ़ी महंगी असॉल्ट राइफल्स दे रहे थे। तो उस पर जो उसका दाम है उस पर वार्तालाप चल रहा है भारत और रूस के बीच में। एक और जो है इंस्ट्रूमेंट जिसकी बात की जा रही थी, KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। तो लगभग 200 हेलीकॉप्टर्स भी खरीदने की बात की जा रही है वहाँ से, जिसमें से 60 जो है इंपोर्ट की जाएंगे रूस से और बाकी 140 भारत में बनाए जाएंगे जॉइंट वेंचर से। तो ये चीज़ जाना हमने रूस और भारत के बीच में जो डिफेंस रिलेशंस हैं, डिफेंस ट्रेड रिलेशंस हैं, उनके बारे में हमने जाना। अगली जो मीटिंग बीइंग हेल्ड इन इंडिया टू अनसीट मी ओली। तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, वो बता रहे हैं कि भारत में बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं। जब से हमने मैप को पास किया है, नेपाली नए मैप को पास किया है, तो भारत में ढेर सारी मीटिंग हो रही है। मेरी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज़ बता रहे हैं कैसे। मैं 2016 में, एक बार 2016 में भी KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय जब जो है इन्होंने चाइना से एक जो है पैक्ट साइन किया था, उसमें क्या हुआ था कि चाइना के ट्रेड जो है, चाइना के जो पोर्ट्स हैं, चाइना के बंदरगाह नेपाल एक्सेस कर सकेगा। तो इससे क्या उद्देश्य था उसका कि भारत पर उसकी जो मतलब भारत पर निर्भरता कम हो। तो उसके बाद ही जो है KP शर्मा ओली की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था। तो ये जो है बोल रहे हैं कि उसमें भारत का भी हस्तक्षेप था। उसके बाद ये बोल रहे हैं अब जब फिर हम लोगों ने जैसे ही नेपाल के नए मानचित्र को जो है मतलब दर्जा प्रदान किया है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, उसके बाद फिर भारत सरकार या भारत में एक प्रयास जारी हो गया है मेरी सरकार को गिराने का। तो देखिए यहाँ पर और कुछ उनमें मतभेद उत्पन्न भी होता हुआ दिख रहा है। इन्हीं की जो पार्टी है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अंदर 2 धड़े हैं। एक तो KP शर्मा ओली का धड़ा है, दूसरा है पुष्प कमल दहल प्रचंड का धड़ा है। तो अभी जो एक मीटिंग हुई थी, जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें जो KP शर्मा ओली थे अनुपस्थित दिखाई पड़े थे, जो कि पुष्प कमल दल प्रचंड के निर्देशन में हुई थी। तो ये चीज़ अभी भी उसमें मतभेद दिख रहा है। तो ये बता रहे हैं कि भारत में लोग हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ये। अगली न्यूज़, कश्मीरी एनेक्सियस ओवर ऑर्डर टू स्टॉक LPG। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक आदेश जारी किया गया है, वहाँ के जो LG हैं उनके द्वारा बताया गया कि भाई जो भी LPG सिलेंडर्स हैं उनको आप भर लो, 2 महीने का LPG स्टॉक रख लो आप। तो ऐसी सूचनाएं कब जारी की जाती हैं? ऐसी सूचनाएं आपका सामान्य रूप में ठंडियों में जारी की जाती हैं, क्योंकि उस समय जो हाईवे होता है तो जो सप्लाई वहाँ पे करता है उस समय हाईवे ब्लॉक हो जाता है।
और सारी सप्लाई बाधित होती है अगले 2 महीने के लिए। तो इसलिए ऑर्डर दिया जाता है कि भाई जो भी हैं आप सारी सप्लाई उसको रख लो, पहले से 2 महीने का स्टॉक रख लो, ताकि बीच में क्योंकि कोई सप्लाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी तो गर्मी के समय में ऐसा ऑर्डर दिया गया है, तो एक आश्चर्यजनक बात है। तो फिर रिलेशन जो ओरिजिनेट किया गया, ऐसा ही हुआ था जब पिछली बार बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, तो ऐसे आदेश उस समय भी दिए गए थे। तो संभावना अभी देखिए क्या है, अभी भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी LAC पे काफ़ी टेंशन है। तो संभावनाएं जताई जा रही हैं, कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं क्या कोई ऐसी गंभीर गतिविधि होने वाली है, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान की तरफ, तो वैसे ही क्या कोई गतिविधि होने वाली है जो आपका जो है भाई ऐसा मतलब 2-2 महीने के स्टॉक्स रखने की बात की जा रही है। तो क्या ऐसी संभावना जताई जा रही है, ये चीज़ बताई जा रही है। अगली न्यूज है, ओवर 9.26 लैक्स डिस्प्लेस्ड इन असम फ्लड्स। तो असम में अभी बाढ़ आया है ब्रह्मपुत्र नदी में तेज बहाव के कारण। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो है बाढ़ का कारण काफ़ी है। पहली बात तो ये जो है आपका तिब्बती क्षेत्र से ग्लेशियर के पिघलने से भी इसमें जल आता है, दूसरी बात मानसून का भी जल आ गया है, तो डबल सोर्स हो गया अभी उसका वाटर का, तो इसलिए उसमें काफ़ी जो है प्रवाह बढ़ गया है। अब ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी ऊंचाई से अचानक ढाल पे आती है, इसलिए प्रवाह दर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। असम में अक्सर प्रत्येक वर्ष मानसून के सत्र में बाढ़ आती है। तो अभी लगभग 9.26 लाख लोग को हटाया गया, उनके जो है निवास स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया है। अगली जो हैकर्स गेट डाटा ऑफ 80,000 कोविड-19 पेशेंट्स इन दिल्ली। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो जो डाटा कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स का जहाँ भी कलेक्ट कर रही है, तो केरला के एक हैकर्स के ग्रुप ने उसको हैक कर लिया डाटा को, और बताया कि इतना सब मतलब कि ये हैकर से इतना प्रभावित होने की संभावना है, इसको डाटा को हैक किया सकता है। उनका उद्देश्य कोई गलत मोटिव नहीं था, उनको बस ये दिखाना था कि आपका जो गवर्नमेंट डाटा है वो सेफ़ नहीं है, तो वो अलर्ट करना उनका उद्देश्य था। तो इसलिए डाटा हैकर्स ने हैक किया दिल्ली गवर्नमेंट का डाटा 80,000 कोविड-19 पेशेंट्स का, कि ताकि गवर्नमेंट को अलर्ट किया जा सके और उसको काफ़ी सेफ बना सके, ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। अगली न्यूज, सेंटर अनवील्स न्यू रूल्स टू रेगुलेट एक्सोटिक एनिमल ट्रेड। तो जो भी विदेशी प्रजातियां हैं जानवरों को, उनका ट्रेड रेगुलेट करने के लिए सेंटर जो है, केंद्र है जो आपका पर्यावरण मंत्रालय, वो नई गाइडलाइंस जारी कर रहा है। तो अभी क्या है, देखिए विदेशी प्रजातियों को ट्रेड से इतना क्यों चिंता होती है, क्योंकि हाल ही में जो भी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं वो देखा गया है कि जो है जानवर जनित बीमारियां हैं, जो जूनोटिक डिजीज जिनको बोलते हैं। जैसे कि आपका जो निपा वायरस 2018 में केरला में आया था, वो भी आपका जूनोटिक डिजीज था, चमगादड़ से उत्पन्न हुआ था। और अभी जो आपका कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की मीट जो मार्केट से ओरिजिनेट हुआ है। तो ज़्यादातर जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो जानवर से जनित होती हैं। तो इसलिए दूसरे देश से कोई भी जानवर लाया जा रहा है तो उसको रेगुलेट किया जाए कि हम किसी जानवर के साथ कोई बीमारी तो नहीं ला रहे हैं, इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो उसी के नज़र रखते हुए जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है नए रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं। उसमें क्या बताया गया है कि जो भी आपका कोई भी व्यक्ति, जो भी अगर मालिक है अपना कोई ऐसा जानवर, विदेशी प्रजाति का जानवर लाता है, जैसे लोग डॉग्स लाते हैं और भी जो पालतू जानवर लाते हैं, उसके लिए इसकी जिम्मेदारी होगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होंगे उस राज्य के, उनको रजिस्टर कराएंगे और 6 महीने के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे जैसे उसको लाएंगे। और देखिए क्या है कि जो भी लोग हैं, जैसे साइट्स होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये ऐसी कन्वेंशन है जिसमें जो आपका वाइल्ड लाइफ का जो फ्लोरा और फौना है, यानी जो जीव हैं और जो जीव जंतु हैं, उनका सबका इसमें एक अपेंडिक्स बनाई जाती है 1, 2, 3 ऐसे करके, उसके आधार पर इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन सारे जानवरों को जो भी रहेगा उनका रजिस्ट्रेशन, अगर कोई ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रेड करता है एक देश से दूसरे देश के, तो उसका जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को रजिस्टर कराना होगा 6 महीनों के भीतर। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, तो क्योंकि देखिए एक यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि लगभग 7,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं जानवरों के उपप्लांट की, जिनका इलीगल ट्रेड हो रहा है। और दूसरा एक रिपोर्ट 4-5 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट, जिसे बताया गया था कि लगभग $23 बिलियन का प्रति वर्ष इलीगल ट्रेड हो रहा है जानवरों का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अभी संशोधन किया गया है कि जो भी मतलब विदेशी प्रजातियों के जानवरों का ट्रेड होगा। अगली हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से न्यूज़ देखेंगे, तो हमारी न्यूज़ है 53 हेल्ड आफ्टर हांगकांग एंटी बिल प्रोटेस्ट। तो जैसे जो मेनलैंड चाइना है उसने एक सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पास किया था, जिसके अंतर्गत ये हुआ था कि उसको हांगकांग पे अप्लाई किया जाएगा और हांगकांग की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो चीन की मुख्य भूमि की सेना है उसको भी जो है सौंपी जा सकेगी। इसके अंतर्गत वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी सेटअप कर पाएगा चीन।
तो और जो है मतलब मुख्य उद्देश्य जानते हैं आप, हांगकांग मेनली हांगकांग में वन कंट्री टू सिस्टम के अंतर्गत प्रशासन चलता है, तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप चलती है। जबकि चाइना जो है आपका डेमोक्रेटिक नहीं, थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक टाइप की होती है, वहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है। तो इसलिए तो जो हांगकांग में इसके खिलाफ विरोध भी चल रहा था कि चाइनीज सिस्टम यहाँ पे ना एंटर करने पाए। तो लेकिन अभी क्या है, वो लेजिस्लेशन पास हो चुका है और वो इम्प्लीमेंट होने वाला है हांगकांग में, तो उसके खिलाफ जो है विरोध चल रहा था, जिसमें 53 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। वन किल्ड इन शूटिंग एट ब्लैक लाइव्स मैटर रैली। तो केंटुकी एक प्रांत है यूएसए में, वहाँ पर ब्लैक लाइव्स मैटर रैली हो रही थी। ब्लैक लाइव्स मैटर क्या है, ये आपका एक मूवमेंट है जो रंगभेद के खिलाफ चलाया जा रहा है। जैसे एक जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई, हत्या कर दी गई एक मतलब गोरे पुलिस वाले के द्वारा वहाँ पे, मिनियापोलिस शहर है एक यूएसए में, वहाँ पर उसी के बाद से ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो वहाँ के ब्लैक लाइव्स मैटर रैली जो आयोजित की गई थी, जिसमें एक लोग की शूटिंग के दौरान मतलब मृत्यु हो गई। अगली न्यूज है, रशियन फर्म टू बी प्रोब्ड ओवर आर्कटिक डंपिंग। तो एक रशिया की एक फर्म है, ऑयल एक्सप्लोरिंग फर्म, वो जो है जो भी उसके इंडस्ट्री से, उसकी फैक्ट्री से कचरा निकल रहा था, तो वो आर्कटिक ओशन में डंप कर दे रही थी, जिसके बाद रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स छपी। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आर्कटिक ओशन के क्षेत्र में ऑयल स्पिल की भी काफ़ी न्यूज आई थी। तो ऑयल स्पिल की न्यूज़ के बाद वहाँ पर जो है लोगों का ध्यान गया। तो अभी जाने के बाद जो है, जब उस रशियन फर्म्स पर भी ध्यान गया कि वो कैसे अपना सारा अपनी इंडस्ट्री का कचरा उस आर्कटिक ओशन में डंप कर रही थी, तो रिपोर्ट्स छपी कि इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अभी उस रशियन फर्म के ऊपर जांच बैठी है, ये बात बताई जा रही है। ईरान एक्सपीरियंसिंग इट्स टफेस्ट ईयर ड्यू टू सैंक्शंस और वायरस रूहानी। तो जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, वो बता रहे हैं कि ईरान अभी तक अपने पूरे इतिहास का सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। क्यों कठिन दौर से गुजर रहा है? ईरान के पास अभी डबल ट्रिपल समस्याएं हैं। जैसे पहली चीज़ तो यूएसए सैंक्शंस लगाया है। क्यों? जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, उससे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को बाहर निकाल लिया और उसके बाद फिर से ईरान पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं। तो पहली बात तो ये चीज़ है कि उसका ग्लोबल इकोनॉमी से कट कर दिया गया है, उसका आयात निर्यात कम हो गया है, उसकी आय का साधन कम हो गया है। तो पहली बात तो वो आर्थिक रूप से उसको बहुत गहरी चोट पहुँचाई गई है। और दूसरी समस्या क्या है, कोविड-19 एक गंभीर समस्या हो गई काफ़ी, वहाँ से 2 लाख से ज़्यादा केसेज वहाँ पर हो चुके हैं। तो ये डबल समस्या से ईरान गुजर रहा है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने कहा। तो ये इससे संबंधित न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं आज के अपने न्यूज़पेपर के संबंधित प्रश्नों को डिस्कशन करने के लिए। तो प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। NSCN-IM किस संगठन किस राज्य में सक्रिय है? मेघालय, असम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, इसमें आपको एक ऑप्शन जोड़ लेना है, नागालैंड। तो आपको इसको नागालैंड जोड़ लेना है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, रूस से AK-203 राइफल्स के निर्माण भारत में कहाँ होंगी? गोरखपुर, अमेठी, वडोदरा, बेंगलुरु। किस राज्य में बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए पौधारोपण करना आवश्यक होता है? गुजरात, झारखंड, केरल, उड़ीसा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।